गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम भूगोल में भौतिक भूगोल का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। देखना, भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल आते हैं। तो आज सबसे पहले हम करते हैं इसमें स्थलमंडल। स्थलमंडल के बारे में भी क्या, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और इसके जनक कौन थे, पृथ्वी की हमें जानकारी है, अंदर की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो कहाँ पर प्रत्यक्ष, और फिर हमने किन संसाधनों का सहारा लिया कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी हमें मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। देखना, हमारी जो पृथ्वी है ये एक सूर्य का टूटा हुआ भाग मानी जाती है और इसमें फिर अनेक काल या महाकल्प वो गुजरे। एक कार्बोनिफेरस काल था। कार्बोनिफेरस काल में हमारी पृथ्वी का विखंडन हुआ जिसमें पेंजिया और पैथलांसा बने, और एक जलीय भाग था जिसको पैथलांसा और स्थलीय भाग को पेंजिया कहा गया। इसके बाद में कालांतर में इन कोर्स ऑफ टाइम जो पैथलांसा भाग था, समुद्री भाग यानी कि, वो एक तैथीस सागर में परिवर्तित हुआ और पृथ्वी और विखंडित होती चली गई। उसमें अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ और ऐसे ही महासागरों का निर्माण हुआ। ये तो खैर एक अलग टॉपिक होगा। हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। पहले तो देखना, इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इसके जनक कौन माने जाते हैं? भौतिक भूगोल के जनक, भौतिक भूगोल पोलिडोनियस, ये एक यूनानी भूगोलविद थे। इन्होंने सबसे पहले भौतिक भूगोल की जानकारी दी और सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्थलमंडल। देखना, अगर हम ये पृथ्वी का ये भाग लेते हैं, यहाँ से पृथ्वी का हमने ये भाग यानी कि केंद्र बिंदु तक, तो केंद्र बिंदु तक ये पार्ट हो जाएगा, इसको जो बड़ा करके दिखाया गया है। हमारी पृथ्वी के तीन भाग होंगे। पहले भाग को हम क्या कहेंगे? क्रस्ट यानी कि भूपृष्ठी। दूसरा भाग हो जाएगा मेंटल और तीसरा भाग हो जाएगा कोर या क्रोड। तो इसकी डेप्थ कितनी होगी, गहराई? पृथ्वी के तल से नीचे 35 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को हम क्या कहेंगे? भूपृष्ठी। और उसके बाद में फिर मेंटल और क्रोड आ जाएगा। फिर इनका तापमान या यहाँ का दाब कितना होता है या घनत्व कितना होता है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले कुछ और देख लेते हैं कि पृथ्वी की हमें जो जानकारी है वो कहाँ से मिली। उसमें कुछ भौतिकी तरंगों या भूकंपीय तरंगों का सहारा लिया गया। पी, एस और एल तरंगें, ये क्या होती हैं? सेस्मिक वेव्स। पी, एस और एल तरंगें, क्योंकि पृथ्वी के अंदर हम प्रत्यक्ष रूप से या तो 1 किलोमीटर या 6 किलोमीटर गहराई तक गए हैं। 1 किलोमीटर क्या, जो यहाँ पर कर्नाटक में कोलार खान है, सोने की खान कोलार, उसकी जो डेप्थ है, गहराई, वो 1 किलोमीटर गहराई, यानी कि हम पृथ्वी के अंदर 1 किलोमीटर गहराई तक गए हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर। अलास्का में एक ऑयल डिपो जहाँ पर बना है, तेल का कुआं, अलास्का अमेरिका, उसमें हम 6 किलोमीटर गहराई तक गए हैं प्रत्यक्ष रूप से। यानी कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं या 1 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के होते हैं। लेकिन हमें पृथ्वी के अंदर केंद्र की जानकारी या पूरी पृथ्वी की जानकारी कैसे प्राप्त हुई? उसमें कुछ भूकंपीय तरंगों का सहारा लिया गया, सेस्मिक वेव्स का। वो क्या होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये क्या होती हैं? पी तरंगों को जब पृथ्वी पर प्रवाहित किया गया, पृथ्वी तल से अंदर की तरफ ऐसे यहाँ पर प्रवाहित किया, तो ये थ्रू आउट पार निकल जाती हैं। क्योंकि जो प्राथमिक तरंगे हैं, इनके जो वेग है वो अति तीव्र होता है वेग, लेकिन जो तीव्रता वो काफ़ी कम होती है, इंटेंसिटी। एक तो पी तरंगे और एस तरंगे भूगर्भीय तरंगे कहलाती हैं। पी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति कार्य करती हैं, अर्थात ये अनुदैर्ध्य तरंग, हम इसे क्या बोल सकते हैं? पी को अनुदैर्ध्य तरंगे होंगी, अनुदैर्ध्य तरंगे। ये भूगर्भिक तरंगे होती हैं और इनका वेग काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी तेज वेग से गमन करती हैं, तेज, और तीव्रता काफ़ी कम होती है। इनकी तीव्रता तो कम होगी और जो वेग होगा, वेलोसिटी या स्पीड, वो ज़्यादा होगी। और ये भूगर्भिक तरंगें होंगी। तो जब इनको पृथ्वी तल से गुजारा गया, ये थ्रू आउट निकल जाती हैं
और इसकी एक विशेषता है पी तरंगों की कि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में गमन कर सकती हैं। यानी कि कोई चीज़ या तो ठोस हो सकती है या द्रव या गैस, तो जो तीनों अवस्थाओं में पार निकली, इसका मतलब ये था पृथ्वी के अंदर तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। किसी पदार्थ की 3 ही अवस्थाएं हो सकती हैं, चौथी अवस्था प्लाज्मा बताते हैं, लेकिन प्लाज्मा का वो पार्ट नहीं है। ठोस, द्रव, गैस या तो सॉलिड स्टेट में होगी या गैसीय स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में होगी। उसके बाद ये थ्रू आउट जब पार हो जाती है, यानी कि 3 अवस्थाएं हमारी पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं। तो पी तरंगों से क्या ज्ञात होता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर 3 ही स्टेट हैं। तो इनका जो वेग होगा अति उच्च वेग होता है, लेकिन जो इंटेंसिटी होगी, तीव्रता काफ़ी कम होती है और इन्हें भूकंपीय तरंगे कहा गया है। ये ध्वनि तरंगों की गुण जैसे रखती हैं, ध्वनि के तरंगों, साउंड वेव्स। अनुदैर्ध्य तरंगे, भूगर्भीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, इनका वेग अत्यधिक होता है, लेकिन तीव्रता जो डिस्ट्रॉय पावर होती है वो अपेक्षाकृत यानी कि कंपैरेटिवली कम ही होती है। सेकंड आइए, सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव ये भी भूगर्भीय तरंगे होती हैं। भूगर्भीय तरंगे, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहा गया है। अनुप्रस्थ ये प्रकाश की तरंगों के जैसे गुण रखती हैं। प्रकाश, इनका जो वेग होगा, वेग भूकंप ये जो पी तरंगे होंगी पी से कम होगा, पी से कम इसका वेग होगा, और जो तीव्रता होगी वो पी से अधिक होगी। पी तरंगों से अधिक इसकी इंटेंसिटी आ जाएगी, अधिक ये तीव्रता और ये वेग इससे कम, और प्रकाशिक तरंगों जैसे गुण रखती हैं। और जो पी तरंगे होंगी वो ध्वनि गुण, और जो एस तरंगे होंगी सेकेंडरी वेव यानी कि द्वितीयक तरंगे, ये प्रकाश की तरंगों जैसे गुण रखती है। इन्हें हम अनुप्रस्थ तरंगे भी कह सकते हैं। इनका वेग पी तरंगों से कम होगा, लेकिन तीव्रता पी तरंगों से अधिक होगी। ये भी एक सेस्मिक वेव्स होती हैं। तीसरी तरंगों को धरातलीय या पातालीय तरंगे भी कहा गया। धरातल तरंगे, इनकी खोज एक वैज्ञानिक थे, लव यानी कि एडवर्ड लव एक वैज्ञानिक का नाम है, भूगोलविद। एडवर्ड लव वेव्स भी कहते हैं, वेव ये एक और नाम है कि लव वेव किसको बोलते हैं। लव वाला वो नहीं है, ये तो एक तरंगों का नाम है। चूँकि वैज्ञानिक का नाम, जो साइंटिस्ट का नाम था एडवर्ड वेव्स नाम था, तो उसी के नाम पर तरंगों का नाम रखा गया है। और इनको हम टर्सरी वेव यानी कि तृतीयक तरंगे भी कह सकते हैं। तृतीयक तरंगे, इनकी क्या विशेषता होगी कि ये पृथ्वी के धरातल पर, यानी कि ये केवल ये गैस उसमें जब भी जलाएगा इसके सामने, यानी कि लिक्विड फॉर्म में ये वापस मुड़ जाती हैं। तो तीनों का गमन क्या होगा पी तरंगों का। पी तरंगे तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं। एस तरंगे केवल ये जल में नहीं प्रवाहित होंगी, यानी कि ठोसों में गमन कर सकती हैं। और जो एल तरंगे होती है पृथ्वी की धरातल पर, इनकी जो विध्वंसात्मक शक्ति होती है वो सबसे अधिक होगी। यानी कि वेग क्या होगा इसका, वेग तो इनका कम हो जाएगा, वेग तो लो होगा, लेकिन जो इंटेंसिटी होगी, तीव्रता ये सबसे अधिक होगी। तीव्रता इन तीनों तरंगों में तीव्रता सबसे अधिक किसकी होगी, एल तरंगों की, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की सबसे अधिक तीव्रता, और इनका वेग कम होता है। ये सबसे अधिक विनाशकारी, क्वेश्चन आया है कि भूकंपीय तरंगों में सबसे अधिक विनाशकारी कौन सी, एल प्रकार की तरंगें विनाशकारी, डिस्ट्रॉय पावर सबसे अधिक होती है इसमें। एक बार वो देखिएगा, पृथ्वी की जो हमें आंतरिक संरचना की जानकारी मिली है उसमें भूकंपीय तरंगे काफ़ी अहम भूमिका निभाती हैं। उस पी तरंगे हो जाएंगी, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती हैं। एस तरंगे जहाँ पर लिक्विड स्टेट होगा यानी कि द्रव अवस्था, वहाँ से वापस लौट आएंगी। और तीसरी जो धरातलीय तरंगे, इनकी ये खोज रहेगी, एक तो डिस्ट्रॉय पावर अधिक होगी और उसमें ये सरफेस पर गोलाई में गमन करती हैं। तो क्वेश्चन है कि सबसे अधिक योगदान पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने के लिए कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक किसका, एस तरंगों का। भूकंपीय तरंगों में सबसे अधिक विनाशकारी कौन सी होती है, एल तरंगे होती हैं। क्वेश्चन ये आया हुआ जब हम भूकंप वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि भूकंप की तीव्रता हम किससे नापते हैं। तो भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, उसके लिए होता है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल पर जो तीव्रता होगी, इंटेंसिटी, वो पहले 9 उससे मार्क हुआ करते थे रीडिंग, अब वो 12 होने लगे। जैसे 2012-13 में जापान में जो भूकंप आया था फुकुशिमा में, वहाँ उसकी इंटेंसिटी स्केल पर बढ़ा दी गई, रिएक्टर स्केल से नापते हैं। और उसमें जो मैक्सिमम रीडिंग होगी 12, या अगर 12 ऑप्शन में नहीं होगा तो हम लगाएंगे फिर 9।
तो तीव्रता सबसे अधिक किसकी होगी? एल तरंगों की। उससे कम किसकी होगी? एस तरंगों की। सबसे कम किसकी होगी? ये पी तरंगों की। अगर यह विनाशकारी सबसे अधिक कौन सी? तो एल तरंगों की तीव्रता सबसे अधिक विनाशकारी होती है। और सबसे कम जो विनाश करते हैं डिस्ट्रॉय पावर, जैसे कहीं पर भूकंप आता है उसका एक ईपी सेंटर होगा, एक हाइपोसेंटर। ईपी सेंटर जहाँ पर ये बनेगा और जो ये सबसे पहले महसूस होगा, तो वहाँ की तीव्रता उस स्थान पर कम होती है। अर्थक्वेक कोई भी कहीं पर आया है उसमें अधिक डिस्ट्रॉय वाला होगा, यानी कि हाइपोसेंटर। और उसमें जहाँ पर नहीं भूकंप की तीव्रता है उसको हम बोलते हैं भूकंपीय छाया प्रदेश कहते हैं, यानी कि वहाँ पर इन तरंगों के विनाशकारी होने के कम चांस होते हैं। तो इन 3 तरंगों से पृथ्वी की हमें जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं कि इसकी गहराई या डेप्थ कितनी होती है। एक तो ऊपर से नीचे का यही क्रम रहेगा इसका। सबसे पहले क्या होता है? क्रस्ट, उसके बाद में पोर्शन मिडल मेंटल, और तीसरा होता है फिर कोर या क्रोड। अच्छा, इसके भी फिर डिसकंटिन्यूटी होती है इसमें, जो कनेक्टिविटी होगी यानी कि जो ज्वाइंट होगा। भूगोल की भाषा में हम उसको असंबद्धता कहेंगे या फिर ये डिसकंटिन्यूटी। जो पहला होगा क्रस्ट, क्रस्ट की गहराई कितनी होगी? तल से 35 किलोमीटर गहराई तक, ये यहाँ तक होगा 35 किलोमीटर डेप्थ। 35 किलोमीटर तक की गहराई तक हम क्या कहेंगे? क्रस्ट। उसके बाद में आ जाएगा मेंटल। देखना मेंटल, ये वाला मेंटल नहीं है जो आप समझ रहे हैं, मेंटल उसकी स्पेलिंग ए से होती है LE। तो मेंटल जो मध्य भाग होगा, मेंटल की अगर डेप्थ देखें गहराई कितनी है, पृथ्वी तल से और नीचे तक आई है 2900 किलोमीटर। और ये अप्रोक्स में होगा, वो नहीं कि एग्जैक्ट यही है ना, इसमें 150 किलोमीटर ज़्यादा कम भी हो सकती है। 2900 किलोमीटर। अगर हम ये कहें कि केवल मेंटल भाग की थिकनेस, इसकी मोटाई कितनी है, तो 2900 में से 35 माइनस करना पड़ेगा। इट मीन्स 28 एंड 65, 2865 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है फिर मेंटल की। और नीचे जो हम तीसरा भाग देखते हैं इसका कोर या क्रोड, क्रोड की गहराई कितनी हो जाएगी? 6371 किलोमीटर। कहीं पर बुक्स में 6378 भी लिखा है, 75, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पृथ्वी के ऊपर धरातल से हम देखते हैं कि नीचे की गहराई तक 6371। अगर हमें केवल इसी की निकालनी थिकनेस, मोटाई, इसमें से हमें 2900 माइनस करना पड़ेगा, इसकी थिकनेस आ जाएगी मोटाई। अच्छा, ये जो तीनों पोर्शन है ये किससे जुड़े रहते हैं? इनमें जो ज्वाइंट होगा, यानी कि जो इनकी सीमा रेखा होगी, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? असंबद्धता या फिर डिसकंटिन्यूटी। क्रस्ट और मेंटल का जो भाग जुड़ा होगा ये महोर्बिक डिसकंटिन्यूटी से, ये जो दिखाई गई ना बाउंड्री, एक बाउंड्री होगी इनके बीच में, इसे हम क्या कहेंगे? महोर्बिक असंबद्धता, महोर्बिक डिसकंटिन्यूटी, है ना। बाउंड्री का नाम क्या हो जाएगा? बाउंड्री का डिसकंटिन्यूटी। ओके, नेक्स्ट आते हैं। फिर ये मेंटल और क्रोड किससे जुड़े होंगे? इसका नाम होगा गुटेनबर्ग। ये गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी या गुटेनबर्ग असंबद्धता, इनका नाम बहुत पूछा जाता है कि महोर्बिक डिसकंटिन्यूटी किस किस के बीच में होती है। तो क्रस्ट के और मेंटल के बीच में, और गुटेनबर्ग किसके बीच हो जाएगी? क्रोड के और मेंटल के बीच में। फिर इनके भी पार्ट किए गए हैं, देखना इसके पार्ट हो जाएंगे। ये एक क्या कहलाएगा इसमें? अगर ये देखते हैं अपर या आउटर क्रस्ट, ये क्या आ जाएगा? आउटर क्रस्ट। और ये आ जाएगा इनर क्रस्ट। आंतरिक क्रस्ट भाग और ये बाह्य क्रस्ट भाग। बाह्य क्रस्ट, आंतरिक क्रस्ट, देखिए बाह्य भूपर्वती और आंतरिक भूपर्वती। इसमें फिर जो सेस्मिक वेव्स होती हैं, जो जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, उससे फिर ये एक सेफ्टी वाल्व का कार्य करती हैं। मेंटल भाग के भी 2 भाग हो जाएंगे। कौन कौन सा? एक तो आउटर और एक इनर। ये क्या आ जाएगा? आउटर मेंटल। और ये क्या आ जाएगा? इनर मेंटल, TLE मेंटल। ऐसे ही कोर के 2 भाग हो जाएंगे। कोर क्या? क्रोड के 2 भाग करते हैं। ये तो क्या? आउटर और ये इनर मेंटल, ये हो जाएंगे आउटर मेंटल, इनर मेंटल। तो इनके 2 भाग किए गए हैं। क्रस्ट के 2 भाग, एक आउटर, इनर। मेंटल के भी 2 भाग हो जाएंगे और कोर के भी 2 भाग हो जाएंगे। अब बात आती है कि हमारी पृथ्वी की जो ओवरऑल एक डेंसिटी होती है, डेंसिटी यानी कि घनत्व। अगर हम पूरी पृथ्वी का एक मिट्टी का हम टुकड़ा लेते हैं कहीं से भी, मिट्टी जो होगी उसकी डेंसिटी कैसे हम मेजर करते हैं? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर होती है।
हमारी पृथ्वी का मिट्टी का ऐसा टुकड़ा जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो जाए, इसका अगर वजन हम करते हैं तो 5.5 g/cc होता है वो, यानी कि ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। g/cc की फुल फॉर्म ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। एक टुकड़े का वजन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी हुई 1 सेंटीमीटर, उसका वजन अगर तोल कर देखते हैं 5.5 ग्राम निकलता है वो। इसको हम बोलते हैं क्या, ओवरऑल हम इसकी डेंसिटी की, हमारी पृथ्वी का घनत्व कितना है। और इनका अलग अलग पोर्शन का हो जाएगा घनत्व। देखना, अगर हम क्रस्ट का घनत्व देखते हैं, क्रस्ट का घनत्व आ जाएगा 2.5 और इसका आ जाएगा 3। और ये अगर देखते हैं तो 11 से और 13 तक आ जाएगा, 13 ग्राम तक। यानी कि ओवरऑल अगर देखते हैं कि 2.5 और 3 ये कितना, 5.5 और ये 11, 3 से अगर भाग करते हैं तो अमूमन वही निकलता है 5.5 या 6। अलग अलग इनकी डेंसिटी होती है फिर। अच्छा, जो ये लिखा हुआ है सियोल, इसको आप समझिए, सियोल, सीमा और निफे, ये क्या होते हैं, इनकी फुल फॉर्म भी आई हुई है। सियोल, सीमा और निफे। सियोल की फुल फॉर्म सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सीमा से क्या बनेगा, सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। निफे से निकिल और फेरस। एक बार लिख देते हैं इसकी फुल फॉर्म। या आप अगर नोट करना चाहें तो साथ साथ नोट करते रहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें से हटानी पड़ेंगी जगह कम होने से। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, सियोल, SI स्मॉल और AL सियोल। SI से क्या, सिलिकॉन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम सिलिकॉन। और सीमा क्या हो जाएगा, जो मेंटल में होगा, SIMA, सिलिकॉन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। निफे क्या हो जाएगा, NiFe, Ni मतलब निकिल, निकिल, Cle, निकिल। और एक होगा फेरस, फेरस का मतलब लोहा, आयरन। तो इसमें आयरन भाग पाया जाता है। अच्छा, जो हमने अभी ये डिसकंटिन्यूटी बताई थी कि इसके दो दो भाग होते हैं, आउटर और इनर, है ना। भूप्रपटी के दो भाग हो जाएंगे, आउटर और इनर। और ऐसे मेंटल के और ऐसे ही क्रोड के, इनके भी फिर नाम होते हैं। ये जो डिसकंटिन्यूटी बनी है इसका नाम होगा कोनोरेड, इसका नाम होगा रेपिटी। और ये आ जाएगा, एक और भी होता है इसमें, महोरबिक या कुछ ऐसा नाम है, यहाँ से देखना, लेहमन, इसका नाम हो जाएगा लेहमन, लेहमैन। ये इनके वैज्ञानिकों के नाम पर होता है। और इसका नाम होगा रेपिटी, रेपिटी या रेपेटी। और इसका नाम हो जाएगा कोनोरेड, कोनोरेड या कोनोरोड। ये जो डिसकंटिन्यूटी होगी, यानी कि जो भूपट्टी में हुई, भूपट्टी के दो भाग हुए क्रस्ट के, एक आउटर और एक इनर, या फिर एक अपर और एक लोअर, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, या इसको हम कहेंगे आउटर क्रस्ट इनर क्रस्ट। इन दोनों को जोड़ने वाली जो डिसकंटिन्यूटी होगी उसका नाम कोनोरेड। सेकेंड, मेंटल, जो मेंटल भाग को अलग अलग करती है, आउटर और इनर एक लेयर होगी, इसका नाम हो जाएगा रेपिटी, रेपिटी असंबद्धता, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। और थर्ड वन आ जाएगा कोर, कोर में एक अपर होगा और एक इनर होगा या लोअर, है ना। इनके बीच में कौन सी होगी, लेहमैन, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो 3 डिसकंटिन्यूटी तो ये बनी और 2 ये बनी, 5 इनका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है कि क्रस्ट के और मेंटल के बीच में महोरबिक, मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग, और इनके फिर 2-2 पार्ट किए गए, एक आउटर एक इनर, आउटर इनर, इनके 3 नाम अलग हो जाएंगे। किस पार्ट में क्या चीज़ पाई जाती है, तो सियोल, सीमा और निफे, ये 3 ही होंगे। और एक इनकी गहराई के हिसाब से कि गहराई में क्या। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि पृथ्वी की कौन सी आंतरिक संरचना है जिसमें भूगर्भिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे प्लेटों का टकराना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम हम पढ़ेंगे। और एक होगा भूकंप का निर्माण, हालांकि भूकंप के अलग नाम पूछे जाएंगे, फिर भी जो ये मिडल पार्ट इसका होता है मेंटल पार्ट, मेंटल में भूगर्भिक गतिविधियाँ होती हैं, जैसे प्लेटों का खिसकना, भूकंप की उत्पत्ति, ज्वालामुखी की उत्पत्ति, यहाँ से फिर वो सेस्मिक वेव्स चलती हैं। आप अगर ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, इसमें फिर हम आगे और डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ओके। तो क्वेश्चन ये आता है कि भूगर्भिक गतिविधियाँ किसके अंदर होती है, वो मेंटल के अंदर होती हैं। यहाँ पर जैसे भूकंप का निर्माण, ये कुछ प्लेटें होती हैं,
है ना। वैसे तो 20 से ज़्यादा प्लेटें हैं, प्लेट टेक्टोनिक, जो भूमि के विशाल खंड होंगे, एक को हम एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर कहते हैं। ज़्यादातर वो किस पे होंगी, मेंटल भाग में। तो मेंटल भाग में जो भूकंप की उत्पत्ति होती है, ऐसे ऐसे चलेगा यहाँ से भूकंप, और इससे लावा या मैग्मा बाहर निकलता है ना। चूँकि ये अर्धतरल भाग भी होगा कुछ, जैसे क्वेश्चन ये भी आता है कि इसका भूपृष्ठीय ठोस भाग होता है, ये अर्धतरल होता है, और ये फिर नीचे से तरल लिक्विड पार्ट होता है। अट्रैक्शन फोर्स जो होती है पृथ्वी का, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नीचे वाले में होता है, यानी कि कोर में होगा, क्रोड में। और इसके नीचे का जो भाग है फिर ये एक्सट्रीम सॉलिड आ जाएगा, या तो ये ठोस होगा या फिर ये इसमें प्लास्टिक होगी। प्लास्टिक मतलब पॉलीमर। अच्छा, भूगर्भिक गतिविधियाँ किस में होती हैं, एक्टिविटीज सभी होती है मेंटल भाग में। मेंटल में जैसे ही प्लेटें टकराती हैं एक दूसरे से, तो यहाँ से जो मिट्टी के विशाल खंड होंगे वो अर्धतरल पदार्थ में गिरते हैं, और यहाँ से एक लावा या मैग्मा बाहर निकलता है। लावा और मैग्मा ही बाहर निकल के फिर चट्टानों की उत्पत्ति करता है। देखना, पहाड़ और पहाड़ियाँ अलग होती है, चट्टानें रॉक्स अलग चीज़ होती हैं। रॉक्स जो होते हैं उसमें तो खनिज मिनरल्स होते हैं, और जो पहाड़ होंगे उसमें मिट्टी पत्थर कुछ भी हो सकता है, बालू। तो जो पहाड़ों की पर्वतों की उत्पत्ति है वो तो अपर सरफेस पर होती है। चट्टानों की जो रॉक्स की एक उत्पत्ति होगी, यानी कि उनका सर्जन होगा, वो नीचे से निकाले जाने वाला लावा के द्वारा होगा। हम ये चैप्टर अलग पढ़ेंगे इसमें, चट्टानों वाला, कि चट्टानों की उत्पत्ति किस काल में कैसे हुई। 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, कायांतरित या रूपांतरित, और तीसरा अवसादी, यानी कि इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक, और एक आ जाएंगी इसमें एक सेडिमेटरी, मेटामॉर्फिक और इग्नियस। इससे तो रॉक्स बनती हैं, रॉक्स चट्टानें किसके द्वारा बनती हैं, मोस्टली लावा के द्वारा। लावा और मैग्मा एक ही चीज़ होते हैं, अगर वो बाहर निकलता है तो लावा, और अंदर ही अगर जमा हो जाता है परत दर परत उसकी वो बनती हैं चट्टानें, फिर वो मैग्मा कहलाता है। लावा और मैग्मा बाहर निकलेगा। इसमें एक हाइपोसेंटर, एक एपिसेंटर होता है। फिर इसमें सेस्मिक वेव्स, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, या इनका हम निर्धारण या तीव्रता को हम कैसे नापते हैं, मेजरमेंट कैसे करेंगे, वो रिएक्टर स्केल के द्वारा करते हैं। कि भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, सिस्मोलॉजी, तो ये होती है इसमें। तो एक बार और समरी तरीके से देख लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है, कि सूर्य का एक टूटा हुआ भाग मानी जाती है, जिसकी आयु 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी गई है। फिर कार्बोनिफेरस काल में इसका एक विखंडन होता है पृथ्वी का, यानी कि उससे पहले क्या होता है, पेंजिया और पैथलांसा। जो स्थलीय भाग होता है पेंजिया, और जो जलीय भाग होता है पैथलांसा होता है। पेंजिया और पैथलांसा और पेंजिया, ये कार्बोनिफेरस काल में ये अलग अलग होते हैं, इनमें विखंडन होता है। ऐसी थ्योरी किसने दी थी, एक भूगोलविद हुए लेहमन। तो लेहमन के सिद्धांत के अनुसार फिर हमारी पृथ्वी बनी। पृथ्वी के अंदर की स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या आ जाएंगे, पृथ्वी भौतिक भूगोल में 4 चीज़ें होती हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। तो स्थल मंडल में सबसे पहले पृथ्वी की भी इनर संरचना, यानी कि आंतरिक संरचना की उत्पत्ति, या फिर इसकी हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो इसके जनक कौन होते हैं भौतिक भूगोल के, ये पोलिडोनियस एक यूरोप के दार्शनिक थे, भूगोलविद कह सकते हैं। और इसकी हमें जो जानकारी मिली है, प्रत्यक्ष रूप से 2 ही प्रमाण मिले हैं। कौन कौन से, एक तो या तो 1 किलोमीटर हम गहराई तक गए हैं, या फिर हम 6 किलोमीटर गहराई तक अलास्का अमेरिका में, वहाँ पर ऑयल डिपो जो बना हुआ है, तेल का कुआं। उसके बाद में हमने कुछ भूकंपीय तरंगों की सहायता से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाना। भूकंपीय तरंगें कौन कौन सी होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे होती हैं। पी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक तरंगे, एस को सेकेंडरी, और एल को लॉन्गिट्यूडनल या तृतीयक तरंगे, टर्सरी वेव्स भी कहते हैं। पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन कर सकती हैं। ये एक ध्वनि तरंगों के गुण रखती हैं, और इन्हें हम अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं, पी तरंगों को, प्राइमरी को। इसका वेग अति होता है, लेकिन तीव्रता, इंटेंसिटी, जो विध्वंसात्मक पावर होती है, डिस्ट्रॉय पावर, विध्वंसात्मक शक्ति, वो कम होती है अपेक्षाकृत। अच्छा, सेकंड, एस तरंगे, जो सेकेंडरी वेव्स होती है, इनको भी भूगर्भीय तरंगे कहा गया है। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे, चूँकि ये प्रकाशिक तरंगों जैसे गुण रखती हैं, इनकी तीव्रता पी से अधिक होगी और वेग पी से कम होगा। अच्छा, थर्ड वन आती है इसमें धरातलीय तरंगे, जिनको एडवर्स लव वेव्स भी बोलते हैं। लव वेव, ध्यान दीजिएगा वर्डिंग पर, लव वेव कहते हैं, इनको टर्सरी वेव्स कहेंगे। और ये धरातलीय होती हैं, ये धरातल पर फैल जाएंगी, अधिक विनाशकारी होती हैं, इनकी डिस्ट्रॉय पावर सबसे अधिक होती है, लेकिन वेग सबसे कम होता है। तो क्वेश्चन है कि भूकंप आने पर सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी होती हैं, इसका उत्तर होगा एल प्रकार की तरंगे।
वेग कम होता है लेकिन डिस्ट्रॉय पावर ज़्यादा होती है। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में, 3 लेयर, 3 मंडल बनते हैं। कौन कौन से? क्रस्ट, मेंटल और कोर। उनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है यानी कि सीमा रेखा होगी, एक को हम क्या कहते हैं? मोहरबिक डिसकंटिन्यूटी, सेकंड वाले को नीचे, फिर गुटेनबर्ग। तो उसके 3 भाग बने। पहले में क्या होता है? सियोल, फिर दूसरे में सीमा और तीसरे में निफे। सियोल मीन्स सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सेकंड नंबर मेंटल में होगा सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और थर्ड वन में आ जाएगा कोर में निफे, निकिल और फेरस। इनके फिर 2 भाग किए गए, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, और थर्ड वन आउटर कोर और इनर कोर। इसमें क्रस्ट में अगर देखते हैं, इनके बीच की जो छोटी एक और डिसकंटिन्यूटी बनेगी, इसका नाम होगा कोनोरेड, दूसरे का नाम होगा रेपिटी, और तीसरी आ जाएगी इसमें लेहमैन के नाम से, जो कोर में होगी। तो तीनों ये, और इनमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, इनका अलग अलग घनत्व। तो सबसे कम घनत्व देखें तो कोर इसका क्रस्ट का होता है, उससे अधिक मेंटल का हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा फिर कोर का। डेंसिटी ओवरऑल अगर पूरी पृथ्वी की डेंसिटी देखी जाए कि घनत्व कितना है, वो आएगा 5.5 G/cc। जितने भी ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में सभी ग्रहों में सबसे अधिक डेंसिटी पृथ्वी की होती है। और ओवरऑल पृथ्वी पर क्या पाया जाएगा? वो साफ ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फेरस और एल्युमिनियम। फिर अलग अलग इनके कैटेगरी वाइज लिखा गया किस भाग में क्या होता है। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।